सभी बच्चों का स्वागत है ज्योग्राफी की इस लास्ट क्लास में। तो लेक्चर 9 लेकर आए हैं। ये भारतीय भूगोल का आपका अंतिम लेक्चर है। ठीक है, इसके पार्ट 1 पे बात करेंगे और चैप्टर का नाम है जनजाति। नोट कर लेंगे आप, जनजाति। ठीक है, देखिए जनजाति के विषय में यदि बात करें तो जनजाति क्या है भाई। ये सपोज करो ये कौन है, ये कोई पर्सन है और इसका नाम क्या है, रमेश है। रमेश है और इसकी आँखें, इसकी नाक, इसके कान, ठीक है, और इसका चेहरा क्या है, ये दिखाई देता है। लेकिन वहीं दूसरा पर्सन क्या है, दूसरा पर्सन ये कोई जिसका चेहरा क्या है, वो लंबा है। ठीक है, आँखें क्या हैं, आँखें इसकी नीली हैं। ठीक है, आँखें नीली हैं और ये इसकी नोज है। ठीक है, ये इसका माउथ है, ये इसका माउथ है, इसके कान हैं। तो यहाँ पर ये दिखाई देता है अलग आकृति का, अलग संरचना का। ठीक है, तो यहाँ पर ये भिन्न आकृति का दिखाई देता है और ये भिन्न आकृति का दिखाई देता है। इसी प्रकार हम देखते हैं संसार में भिन्न भिन्न आकृतियों के, भिन्न भिन्न संरचनाओं के, भिन्न भिन्न लंबाई के तो व्यक्ति देखने को मिलते हैं। तो उन्हें क्या है, उन्हें एक जाति वर्ग में बांटा गया है। जैसे यदि हम जंगली क्षेत्र में देखें तो जो कबीलाई लोग हैं, जो कबीले में रहने वाले हैं, तो उन्हें क्या बोलते हैं, उन जनजाति को क्या बोलते हैं, आदिवासी। क्या बोलते हैं, आदिवासी। ठीक है, आदिवासी। और पर्वतीय क्षेत्र में इसी को क्या है, पर्वतीय जनजाति भी कहते हैं। पर्वतीय जनजाति, ठीक है, पर्वतीय जनजाति। ये पर्वतीय जनजाति किसने कहा इन्हें, ये कहा अंग्रेजों ने, बाय अंग्रेज। ठीक है, अंग्रेज ने पर्वतों में रहने वाले जनजाति कहा। और भारतीय संविधान, भारतीय संविधान इसको क्या बोलता है, भारतीय संविधान बोलता है अनुसूचित जनजाति। अनुसूचित जनजाति, ठीक है, अनुसूचित जनजाति। ये है बाय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बाय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के द्वारा। यदि आदिवासियों के विषय में सबसे पहले जो अभियान चला, इनके हक की जब बात करी तो सबसे पहले वो बात की ठक्कर बापा ने। किसने, ठक्कर बापा। इसीलिए ठक्कर बापा को आदिवासियों का कहा जाता है, फादर कहा जाता है, आदिवासियों का पिता, आदिवासियों का पिता। ठीक है, यदि हम बात करेंगे भारत में तो भारतीय भूभाग जो है, जो हमारा भारतीय भूभाग है, तो इस भूभाग में सबसे पहले काली त्वचा वाले लोग, जिन्हें नीग्रो प्रजाति के लोग कहा गया, तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने इधर एंट्री मारी। ठीक है, तो नीग्रो सबसे पहले भारत में कौन आए, नीग्रो लोग आए। कौन आए, नीग्रो लोग आए। तो नीग्रो प्रजाति के पास कौन आए, ये ऑस्ट्रेलाइट। ठीक है, कौन आए, सेकंड नंबर पर ऑस्ट्रेलाइट, ऑस्ट्रेलायड। ठीक है, और ये कहाँ से आए थे ऑस्ट्रेलाइड, ये आए थे भूमध्य सागर से। कहाँ से, भूमध्य सागर। तो भूमध्य सागर से कौन आए, ऑस्ट्रेलाइड आए। ठीक है, और यही क्या है, दोनों ने मिलकर, जो नीग्रो थे और ऑस्ट्रेलाइड थे, तो इन्होंने मिलकर सिंधु के आसपास रहना प्रारंभ किया और सिंधु घाटी सभ्यता की शुरुआत जो इन्हीं लोगों के द्वारा मानी जाती है। ठीक है, और सबसे लास्ट में जो आए थे वो आए थे नार्डिक लोग।
नॉर्डिक। ठीक है, तो यदि भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो फर्स्ट सबसे पहले ये हैं, सेकंड आपके ऑस्ट्रेलाइड, ठीक है, और नॉर्डिक के हैं सबसे लास्ट में। और ये जो फर्स्ट और सेकंड है, फर्स्ट प्लस सेकंड, इन दोनों ही मिलकर क्या है, ये आपका सिंधु सभ्यता, सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का प्रारंभ किया। ठीक है, और लास्ट में कौन आए, लास्ट में नॉर्डिक लोग आए। ठीक है, ये बात क्लियर है। ठीक है, तो जल्दी से डायग्राम बना लीजिए, फिर आगे की बातें करते हैं। लिखना चाहो तो इसी चीज़ को आप भाषा में लिख लीजिए। सबसे पहले नीग्रो लोग आए, भारत में सबसे पहले नीग्रो लोगों का आगमन हुआ। तत्पश्चात प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, ये कहते हैं प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड। तत्पश्चात प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड जो कि भूमध्य सागरीय क्षेत्र से भारत में आए। ठीक है, और इन दोनों ने ही मिलकर सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का प्रारंभ किया। लास्ट में नॉर्डिक लोगों का आगमन हुआ। ठीक है, तो बात करते हैं नेक्स्ट। और जो सिंधु घाटी सभ्यता के पश्चात जो है वैदिक काल देखने को मिलता है। ठीक है, वैदिक काल या वैदिक सभ्यता, इसमें क्या देखते हैं हम, इसमें देखते हैं काकेसाइड, कौन सा, काकेसाइड प्रजाति के लोगों का आगमन हुआ। काकेसाइड प्रजाति के लोगों का आगमन हुआ। ठीक है, और ये काकेसाइड कौन थे, ये काकेसाइड क्या हैं, ये आर्यों की जाति थी। किनकी, आर्यों की। ठीक है, जो आर्य हैं, तो आर्य कौन थे, वो काकेसाइड प्रजाति के लोग थे। कहाँ आए ये लोग, उत्तर भारत में, उत्तर भारत में इनका आगमन हुआ। उत्तर भारत में इनका आगमन कहाँ हुआ, आगमन ये हुआ आपका उत्तर भारत में। ठीक है, यदि पूर्वोत्तर की बात करेंगे, इधर पूर्व की तरफ, तो इधर कौन आए थे, ये आए थे इधर पूर्वोत्तर भारत में मंगोल। ठीक है, यदि बीच की बात करेंगे तो नीग्रो। ठीक है, और दक्षिण में ऑस्ट्रेलाइड का आगमन हुआ। इस बात को एक डायग्राम के माध्यम से आप नोट कर लीजिए। तो एक क्रॉस बना लेंगे, एक क्रॉस बना लेंगे या भारत का चित्र बना लेंगे, बात एक ही है। तो इसमें लिखेंगे उत्तरी क्षेत्र में, उत्तरी क्षेत्र में ये किसका बनाया है, भारत का क्रॉस बनाया है। ठीक है, ये भारतीय क्षेत्र का, तो उत्तरी क्षेत्र में काकेसाइड प्रजाति का आगमन हुआ। ठीक है, यदि हम बात करें पूर्वोत्तर भारत में तो मंगोलों का, और यदि बात करेंगे मध्य में तो मध्य भारत में यहाँ पर मध्य में नीग्रो का। ठीक है, और दक्षिण में प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, दक्षिण में साउथ में प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड। प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड। ठीक है, अब यदि हम बात करें इस काकेसाइड प्रजाति की, तो विश्व में सबसे ज़्यादा ये काकेसाइड प्रजाति ही पाई जाती है। तो लिख लेंगे आप, विश्व में सर्वाधिक काकेसाइड प्रजाति
काकेसाइड प्रजाति फैली है, ठीक है, जो ईसाई धर्म को, ये अंग्रेज जो थे इसी प्रजाति के थे, जो ईसाई धर्म को मानते हैं, जो क्रिश्चियन होते हैं, ठीक है, ईसाई धर्म को मानते हैं। ये रहा नोट नंबर 1। यदि सेकंड पॉइंट की बात करेंगे, ठीक है, तो ईसाई धर्म के बाद जो नंबर आता है वो आता है इस्लाम धर्म का, ठीक है। द्वितीय नंबर पर इस्लाम धर्म को मानने वालों को देखा जा सकता है, ठीक है, इस्लाम धर्म को माने। अब यदि एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं कि सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है, तो जब सबसे ज़्यादा काकेसाइड प्रजाति के लोग हैं तो ये क्या बोलते हैं, ये इंग्लिश को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, इंग्लिश को बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या है, सबसे ज़्यादा ये भाषा होगी, नहीं, गलत है, ठीक है भाई। जो लोग सबसे ज़्यादा होंगे, फैलने से मतलब नहीं है, जो लोग सबसे ज़्यादा होंगे तो विश्व में सबसे ज़्यादा, ये नोट नंबर 3 लेंगे आप, नोट 3 में लिखेंगे इस बात को। सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या है किस देश की है, चीन की, ठीक है। सर्वाधिक जनसंख्या है, तो वो, ये जब जनसंख्या ज़्यादा है तो जन ही तो क्या बोलेंगे, भाषा को। और चीन की जो भाषा है वो क्या है, मंदारिन। इसलिए सबसे ज़्यादा जो बोली जाने वाली भाषा होगी वो कौन सी होगी, वो मंदारिन होगी। सो सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा, ठीक है। तो सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी हो जाएगी, वो मंदारिन हो जाएगी, ठीक है। अब यदि हम पूरे भारत की जनजाति को देखें तो पूरे भारत में जो एक चंद्रा समिति बनी है, ठीक है, जनजाति के स्टडी के लिए क्या है, चंद्रा समिति। कौन सी, चंद्रा समिति बनी है। और पूरे भारत की जनजातियों को इन्होंने क्या कर दिया है, 7 वर्गों में डिवाइड किया है। कितने वर्गों में, 7 वर्गों में, ठीक है। तो लिखेंगे भारत के प्रमुख जनजातीय क्षेत्र, ठीक है, बराबर कितने हैं, 7। पहले नंबर की बात करेंगे तो यह है उत्तरी क्षेत्र, तो इसमें किस किस को रखा है, आपका लद्दाख को, सॉरी J&K, जम्मू कश्मीर, यानी कि लद्दाख और जम्मू कश्मीर दोनों, लद्दाख और जम्मू कश्मीर को लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड आदि राज्य हैं, ठीक है। यदि पूर्वोत्तर की बात करेंगे, सेकंड पूर्वोत्तर, ठीक है, तो सिक्किम जो कि 35वां राज्य बना, सिक्किम प्लस 7 सिस्टर, ठीक है। तो 7 सिस्टर पूर्वोत्तर क्षेत्र के अंतर्गत रख दिए हैं, जिसमें जनजाति निवास करती हैं।
नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे आपका पूर्वोत्तर। पूर्वोत्तर, पूर्वोत्तर क्या हो जाएगा, ये डायरेक्शन है, ये पूर्व है, ये उत्तर है, तो ये हो जाएगी पूर्वोत्तर। ठीक है, तो पूर्वोत्तर में लिखोगे आप क्या, ये था पूर्वोत्तर। ठीक है, ये तो पूर्वोत्तर तो बता चुके हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे पूर्वी भाग। ठीक है, पूर्वोत्तर पिछले वाला बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे लिखेंगे आप पूर्वी भाग। तो जो पूर्वी भाग में आप एक तो बंगाल को रखोगे, बंगाल से मतलब पश्चिम बंगाल। ठीक है, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा। ठीक है, यदि मध्य भारत की बात करेंगे, ठीक है, मध्य भारत, तो मध्य भारत में तो आप सीधा मध्य प्रदेश को लेंगे, एमपी, बुंदेलखंड, तेलंगाना, और ये तुम्हारा छत्तीसगढ़। ठीक है, पश्चिमी क्षेत्र की बात करेंगे, पश्चिमी क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र गोवा, ठीक है, आपका महाराष्ट्र, गोवा है, महाराष्ट्र है, गुजरात है, गुजरात, ठीक है, राजस्थान है, राजस्थान है। ठीक है, दक्षिण क्षेत्र की इसमें यदि बात करेंगे हम, दक्षिण क्षेत्र, ठीक है, तो इसमें तमिलनाडु को ले लीजिए, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश और केरल। यदि द्वीपीय क्षेत्र की बात करें तो दो द्वीपीय क्षेत्र भी हैं हमारे पास। द्वीपीय क्षेत्र जिनमें जनजाति रहती है द्वीपीय क्षेत्रों में, अंडमान, अंडमान और निकोबार। ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा, लक्षद्वीप। ठीक है, ये दो द्वीप हमारे पास हुए। अब जो 2011 की जनगणना हुई थी, तो जो 2011 में जनगणना हुई है, यदि उसके आंकड़े के अनुसार बात करें तो टोटल 8.6%, कितना, टोटल जो यहाँ पर कास्ट हैं, तो उसमें 86% क्या है, ये जनजातियाँ हैं, जनजातियाँ। ठीक है, 8.6% आती है, लेकिन सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में, सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में। ठीक है, सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में है। और यदि बात करें सबसे कम या नगण्य, ठीक है, नगण्य, ये है आपका चंडीगढ़, तुम्हारा चंडीगढ़ और हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, पंजाब प्लस दिल्ली। ठीक है, यदि इनके क्रम की बात करेंगे, यदि हम क्रम की बात करेंगे, भारत में सबसे ज़्यादा जनजाति का जो क्रम है, तो सबसे ज़्यादा है, यदि बात करें तो बताएंगे भारत में सर्वाधिक,
जनजातियाँ। ये है भील नंबर 1 पे, ठीक है। सेकंड नंबर आता है आपका गोंड, और फिर आता है संथाल। ठीक है, तो भील है, गोंड है, और ये आपका संथाल। ठीक है, ये जनजातीय क्षेत्र है, इसमें समझाने के लिए कुछ नहीं होता है जनजाति वाले टॉपिक में। बस किस लोकेशन में कौन सी जनजाति पाई जाती है ये आपको अच्छी तरीके से जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, यदि हम उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के विषय में बात करेंगे, यदि हम उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के संदर्भ में बात करेंगे तो थारू जनजाति पाई जाती है। कौन सी? थारू। लिखेंगे, हेडिंग बनाएंगे, मुख्य जनजातीय क्षेत्र। तो पहला नंबर देखें यूपी एंड यूके, तो यहाँ पाई जाती है थारू जनजाति। ठीक है, थारू। तो जो पर्वतीय क्षेत्र होता है उत्तराखंड का और उत्तर प्रदेश का तराई क्षेत्र में सामान्य जनजाति पाई जाती है। और यदि उत्तर प्रदेश में बात करेंगे हम तो गोरखपुर में। ठीक है, तो लिख लेंगे यह जनजाति, यह जनजाति यूके यानी कि उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र, ठीक है, यूपी के तराई क्षेत्र, ये गोरखपुर में, ठीक है, गोरखपुर क्षेत्र में। यदि बात करेंगे जो थारू जनजाति है तो बात करेंगे विशेषता की। तो क्या विशेषता है? तो 2 विशेषता हैं। नंबर 1, ये क्या रहती है? ये समूह के रूप में रहती है, समूह के रूप में। ठीक है, तो लगभग 500 की संख्या में, ठीक है, 500 की संख्या में ये संयुक्त परिवार के रूप में रहती है, संयुक्त परिवार के रूप में, संयुक्त परिवार के रूप में। और दूसरी विशेषता ये है, दीपावली को, जो दीपावली है इसको शोकोत्सव मनाते हैं, शोकोत्सव के रूप में मनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जनजाति की बात करेंगे यदि हम इसी क्षेत्र की उत्तराखंड वाली, तो ये है बुक्सा। बुक्सा जनजाति। ठीक है, तो बुक्सा जनजाति जो है वो उत्तराखंड के नैनीताल क्षेत्र में, ठीक है, और गढ़वाल क्षेत्र में पाई जाती है। और ये क्या है? अपने आप को कहते हैं पतवार राजपूत कहते हैं। क्या कहते हैं? पतवार राजपूत कहते हैं। हिंदी भाषा अच्छी प्रकार से बोलते हैं और अनुलोम प्रतिलोम विवाह पद्धति को अपनाते हैं। ठीक है, तो लिख लेंगे इसके बारे में, यह जनजाति यूके यानी कि उत्तराखंड के नैनीताल, ठीक है, उत्तराखंड के नैनीताल, देहरादून, गढ़वाल, ठीक है, देहरादून, गढ़वाल आदि क्षेत्रों में पाई जाती है। ठीक है, इन क्षेत्रों में पाई जाती है। और अपने आप को विशेषता की बात करेंगे, विशेषता फर्स्ट है, अपने आप को पतवार राजपूत कहते हैं, अपने आप को
पतवार राजपूत, ठीक है, पतवार राजपूत कहते हैं। और अनुलोम प्रतिलोम विवाह पद्धति को अपनाते हैं। अनुलोम प्रतिलोम विवाह पद्धति को अपनाते हैं। ठीक है, ये इनकी स्पेशलिटी है। नेक्स्ट जनजाति की बात करेंगे यदि हम उत्तराखंड के क्षेत्र में ही, तो कौन सी है? बारनोत। कौन सी है? बारनोत। तीसरी है बारनोत, या इसको राजी भी बोलते हैं, राजी। ठीक है, तो ये यूके के कहाँ पर? पिथौरागढ़, चमोली एंड उत्तरकाशी। ठीक है, तो उत्तरकाशी क्षेत्र में पाई जाएगी और हिंदू धर्म को मानते हैं। ठीक है, विशेषता की बात करेंगे। हिंदू धर्मावलंबी हैं, हिंदू धर्मावलंबी, यानी कि हिंदू धर्म को मानने वाले। ठीक है, और इनका जो क्या है, कोल किरात वंशी हैं। वंश कौन सा है? कोल किरात वंशी हैं, ये इनका वंश है। ठीक है, और सबसे जो स्पेशलिटी इनकी विशेषता है, क्या विशेषता है? तो ये झूम कृषि को अपनाते हैं। झूम कृषि, ये बोलता है शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। ठीक है, तो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, अब ये शिफ्टिंग एग्रीकल्चर झूम खेती क्या है? होता क्या है, पहले आदिवासी क्या करते थे, जंगल को जला देते थे और वहाँ पर क्या है, वहाँ पर खेती करना स्टार्ट कर देते थे। तब धीरे धीरे क्या है, वो जब भूमि से लगातार फसल ले रहे हैं, वो भूमि क्या हो जाएगी, वो उर्वरक विहीन हो जाएगी, अर्थात ऊसर बन जाएगी। फिर दूसरी जगह जाकर खेती को शिफ्ट करेंगे, तो इसे कहते हैं शिफ्टिंग एग्रीकल्चर या झूम खेती, आज यहाँ कल वहाँ। ठीक है, तो ये था। नेक्स्ट जनजाति यहाँ की जो है वो खरवार जनजाति है। कौन सी? खरवार जनजाति, खरवार जनजाति। ठीक है, तो जो खरवार जनजाति है यह मिर्ज़ापुर क्षेत्र में पाई जाती है, उत्तर प्रदेश में। तो ये यूपी के कहाँ पाएगी? ये मिर्ज़ापुर में। ठीक है, मिर्ज़ापुर क्षेत्र में, सोनभद्र। ठीक है, सोनभद्र में पाई जाएगी और चंदौली है। ठीक है, और बहुत खूंखार जनजाति है खरवार जनजाति जो है। विशेषता इसकी यही है, विशेषता की यदि हम बात करेंगे, विशेषता की अति खूंखार, और बलिष्ठ हैं। एक जनजाति पाई जाती है उत्तराखंड में, जौनसारी। कौन सी? जौनसारी। तो जौनसारी की स्पेशलिटी क्या है? ये उत्तराखंड के उत्तर प्रदेश में, यूके के पश्चिमी क्षेत्र में पाई जाएगी। ठीक है, और विशेषता इसकी क्या है? ये द्रौपदी के वंशज हैं। क्या हैं? द्रौपदी के।
अर्थात बहुपति व्यवस्था, यानी कि यहाँ की जो लड़कियाँ हैं वो एक से अधिक पतियों को साथ शादी कर सकती हैं और उनके साथ जीवन यापन करती हैं। ठीक है, बहुपति व्यवस्था अपनाते हैं। लास्ट है आपका, ये आपका पिथौरागढ़ उत्तर प्रदेश में, इसमें उत्तराखंड में पिथौरागढ़, चमोली, उत्तरकाशी में और देहरादून क्षेत्र में ये पाई जाती हैं। कौन सी? भेटिया। तो यूके की कहाँ पाई जाएंगी? आपका पिथौरागढ़, ठीक है, चमोली, उत्तरकाशी, देहरादून क्षेत्र में। यहाँ पर क्या है और इनकी स्पेशलिटी क्या है? भेटिया जनजाति जो है ये जैसे जैसे इनका मौसम बदलता है तो ये क्या है, अपने स्थान को चेंज कर लेती हैं। इसलिए विशेषता में लिखेंगे आप ऋतु प्रवास, ऋतु बदली, और ये क्या कर देंगी? प्रवास कर जाएंगी दूसरी जगह। ऋतु प्रवास के लिए जानी जाती है। ठीक है, तो यही रहा आज का लेक्चर। बाकी की जो बातें हैं हम आपसे कल करेंगे। इस वाले चैप्टर में कुछ नहीं है, बस क्या है, आपको पता होनी चाहिए कि उत्तर प्रदेश में कौन सी ज़िला कहाँ है और दूसरा क्या है, भारत में कौन सा स्टेट कहाँ है। और बस ये क्या है, आपको एक ओवरव्यू से लेना है। बाकी ये है सारी चीज़ इसमें रटने वाली हैं। इस चैप्टर में कोई विशेष समझाने वाली बात इसमें नहीं है। ठीक है, जनजातियों के विषय में हमने आपको बताया। स्टार्टिंग से जो है इनमें आदिवासी भी कहा जाता था, जो पर्वतीय जनजाति भी इसको कहा। ठीक है, और ये कहा अंग्रेजों ने। ठीक है, ठक्कर बापा जो हैं इसके पिता कहे जाते हैं, आदिवासियों के पिता कहे जाते हैं। तो ठीक है, रखते हैं, इसको यहीं पे स्टॉप करते हैं। बाकी आप इसे अच्छी तरह से एक बार रिवाइज कर लेना। कोई समस्या है तो आप कॉल कर लेना। धन्यवाद।